वेलकम स्टूडेंट। मैं पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत, उसके प्रमुख राजवंश और गुलाम वंश के बारे में बताया था। आज मैं गुलाम वंश के जो संस्थापक शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में बात करूँगी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के विश्वासपात्र गुलामों में से एक थे और जब मोहम्मद गौरी भारतीय प्रदेशों को विजय प्राप्त करके वापस गजनी लौटे तो भारतीय प्रदेशों के प्रबंधक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को स्थापित किया। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक शासक माने जाते हैं और 1206 ईस्वी में इन्होंने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। ये कुतुबी वंश से संबंधित थे। इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा नाम हुआ। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक की थोड़ी सी जीवनी के बारे में जानकारी ले लूँ। इनका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, लेकिन बचपन में ही अपने परिवार वालों से बिछुड़ जाने के कारण एक दास के रूप में इन्हें निशापुर के बाज़ार में बेच दिया जाता है। यहीं पर आप देखेंगे कि काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी, पूरा नाम सुने, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने इन्हें दास के रूप में ख़रीदा। इन्हें शिक्षा दीक्षा दी, धनुर्विद्या सिखाया, घुड़सवारी सिखाई, कुरान का पाठ सिखाया और पुनः गजनी के बाज़ार में लाकर इन्हें बेच दिया जाता है और यहीं पर मोहम्मद गौरी की सेवा में ये एक दास के रूप में खरीदे जाते हैं। अपनी प्रतिभा और कुशलता की योग्यता के बल पर ये मोहम्मद गौरी के सबसे विश्वासप्रिय दासों में से एक हो जाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी मैंने इनके जीवन काल के बारे में बताया और अब इनके शासन व्यवस्था के बारे में बात करूँगी कि किस तरह से ये एक संस्थापक के रूप में भारत में जाने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संदर्भ में मैं बताऊं कि इनके शासनकाल को भारतवर्ष में 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक का काल, जिसमें वो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं और मोहम्मद गौरी के द्वारा विजित प्रदेशों में एक शासन करते हैं, शासन प्रबंधन को देखते हैं। फिर 1206 से 1208 ईस्वी तक का जो इनका शासनकाल भारत में होता है वह मोहम्मद गौरी की जो भारतीय सल्तनत थी उसके एक शासक के रूप में ये आते हैं और मलिक और सिपहसार की उपाधि धारण करके ये शासन करते हैं। 1208 ईस्वी में इन्हें मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद के द्वारा दास मुक्ति का पत्र दिया जाता है और ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में हमारे सामने 1208 ईस्वी से आते हैं। तो इनके पूरे कार्यकाल को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, जिसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। गुलाम वंश, ममलूक वंश या प्रारंभिक तुर्क शासक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक है और इसके संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इनका कार्यकाल होता है 1206 से 1210 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जब भारतीय शासन व्यवस्था के ये शासनकर्ता बनते हैं तो 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और अपनी राजधानी लाहौर ही बनाते हैं। हालांकि दिल्ली पर इंद्रप्रस्थ पर इन्होंने शासन किया था, लेकिन अपनी राजधानी को ये लाहौर के रूप में ही चुनते हैं और यहीं से ये पूरे जो दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत है, उस पर अपना शासन व्यवस्था को देख रेख करते हैं। तो संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं और हमने आपको बताया कि इनके शासनकाल को 3 भागों में बांट कर देखते हैं।
पहला भाग 1192 से 1206 ईस्वी, जब ये मोहम्मद गौरी के एक प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। दूसरा भाग मलिक व सिपहसार, जहाँ पदवी वो धारण करके 1206 से 1208 ईस्वी तक शासन करते हैं। क्योंकि इन्होंने तुरंत सुल्तान का पद नहीं धारण किया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गुलाम जो होते हैं वो सुल्तान जब तक उन्हें दास्ता से मुक्ति पत्र नहीं मिलती है, या जिसके वो अधीनस्थ है वो अगर उन्हें दासों से मुक्त नहीं कर देते हैं, तो वो तब तक अपने आप को सुल्तान नहीं मान सकते। तो उसी परंपरा को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निभाया गया, और 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे से इन्हें दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है, और यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनकी जो उपाधियां हैं, इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं, और पील बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। कुरान खां नाम इसलिए इनका पड़ता है क्योंकि ये कुरानों को कंठस्थ याद कर लेते और सुरीली आवाज़ों में उसका उच्चारण करते थे। लाख बख्श लाखों के दान करने के कारण इनका नाम पड़ता है। पील बख्श हाथियों का दान इनके द्वारा किया जाता था, जिसके लिए इनका नाम पील बख्श भी इनको पड़ा, और इस तरह से ये विभिन्न उपाधियों से विभूषित किए गए। इनका शासनकाल बहुत ही अल्प समय तक का होता है। आपको बता दूं कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ही इनका शासनकाल होता है, और 1210 ईस्वी में पोलो, वर्तमान में चौगान उनका नाम था, उस समय चौगान, और अभी पोलो खेल को खेलने के क्रम में घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतने अल्प समय में, मात्र 4 वर्षों के शासनकाल में, इन्होंने कोई नए साम्राज्य को नहीं जीता, बल्कि विजित साम्राज्य पर ही नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ये योग्य थे, अच्छे सैनिक थे, सेनापति के रूप में मोहम्मद गौरी को अपनी सेवा दे चुके थे, लेकिन अल्पकालीन शासन होने के कारण ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सके। इनके साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में जो तुर्क के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसी को लागू किया गया था, और निर्माण कार्य के रूप में देखें तो इनके शासनकाल में 3 निर्माणी कार्य किए जा रहे थे। जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं उनमें है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। हालांकि इनके शासनकाल में वो प्रारंभ हुआ था, लेकिन असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद इसको पूरा करने का काम शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इनके बाद में उत्तराधिकारी बने थे, उनके द्वारा किया गया। एक निर्माण कार्य होता है कुव्वत उल इस्लाम, जो भारत की प्रथम मस्जिद होती है, वह पृथ्वीराज तृतीय के राय पिथौरा गढ़ के भवन को तोड़कर बनाया जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी, हम आपको बता दें कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा को भी विग्रहराज विशलदेव फोर के जो संस्कृत महाविद्यालय थे उसके स्थान पर अजमेर में बनाई गई है। और कुतुब मीनार का निर्माण प्रमुख सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसका निर्माण किया गया। तो यह एक संक्षिप्त जानकारी आपको मैं देना चाहूँगी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उम्मीद है कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में दी गई ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, आपने इसे नोट किया होगा। अगले क्लास में मैं गुलाम वंश के ही दूसरे शासक के बारे में चर्चा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।